नमस्कार। देश और दुनिया की महत्वपूर्ण करंट अफेयर न्यूज के साथ मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। चलिए इसी क्रम में सबसे पहले आगे बढ़ते हैं और आप सभी के लिए संस्कृति आईएएस की तरफ से एक ऑफर लाया गया है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण ऑफर है। इस ऑफर को आप लोग 13 से 18 अगस्त के बीच ले सकते हैं। यह ऑफर आप लोग के लिए सभी लाइव कोर्स, ऑनलाइन कोर्स, पेन ड्राइव कोर्स और डीएलपी कोर्सेज के लिए अवेलेबल है। यहाँ पर आप लोग को फाउंडेशन कोर्स दिए जा रहे हैं जो यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी के लिए, साथ साथ यूपीएससी प्रीलिम्स कोर्स, एनसीईआरटी कोर्स और आपको इतिहास और भूगोल के वैकल्पिक विषयों के कोर्स यहाँ प्रदान किए जा रहे हैं। एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह भी है कि आप इस कोर्स को ईएमआई के माध्यम से भी परचेज कर सकते हैं। तो जल्दी कीजिए, इंतजार मत कीजिए क्योंकि समय सीमा जल्द ही खत्म होने वाली है। ठीक है, तो ऑफर जान लेने के बाद बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, अब जरूरी यह है कि हम लोग जान लें हमारी करंट अफेयर न्यूज को। सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से विषयों पे हम लोग आज बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आज बात करने वाले हैं विंध्यागिरी पे, उसके बाद हम लोग के लिए 4 अन्य न्यूज भी है, तो सभी बेहद महत्वपूर्ण है। तो इसी क्रम में बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारी पहली न्यूज को जो हमें बता रही है विंध्यागिरी के बारे में। अब पहला प्रश्न यही उठता है कि विंध्यागिरी दरअसल है क्या। ठीक है, तो विंध्यागिरी एक युद्धपोत है जिसके बारे में बताया जा रहा है कि आने वाली 17 अगस्त को अब भारत की महामहिम द्रौपदी मुर्मू इसको अब शुरू करने वाली हैं, इसको लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, तो बता रहे हैं कि इसको जो कोड नेम दिया गया है वह नाम है Y3024। ठीक, और इसको जनरली विंध्यागिरी के रूप में जाना जा रहा है। बात क्लियर है, तो उससे संबंधित सभी बातों को अब जानना रहेगा। तो इसलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि इससे संबंधित बातों में क्या क्या शामिल है। कह रहे हैं कि इसका जो नाम है यह कर्नाटक में पर्वत श्रृंखला से संबंधित है, यानी कि कर्नाटक में हम देखते हैं कि विंध्यागिरी पर्वत है और यहाँ पे बहुत ही ज्यादा विविधताएं हैं और अलग अलग प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं और काफी महत्वपूर्ण है भारत में ये। तो उसी प्रकार बता रहे हैं कि उसी से इसको जोड़ा गया है। हालांकि भारत में विंध्यागिरी नाम से कोई युद्धपोत होना नई बात नहीं है। कह रहे हैं कि पहले भी हमारे पास एक विंध्यागिरी युद्धपोत हुआ करता था। कब हुआ करता था? वर्ष 1981 से वर्ष 2012 के बीच वह कार्यरत था, लेकिन बताते हैं कि वर्ष 2011 में वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया था काफी ज्यादा और उसी वजह से कहा गया कि भाई अब इसको रिटायर कर दिया जाएगा। तो उसके बाद फिर अब नया प्रोग्राम शुरू हुए, नए प्रोजेक्ट लाए गए जिसमें एक शामिल किया गया युद्धपोत जिसको विंध्यागिरी नाम दे दिया गया। बात क्लियर सभी को? तो बता रहे हैं कि यह प्रोजेक्ट 17A फ्रेगेट का 6वां और अंतिम युद्धपोत है। ठीक है, हमें पता लगता है कि भाई एक प्रोग्राम चल रहा है, एक प्रोजेक्ट चल रहा है भारत सरकार का 17A के नाम से, तो उसमें अब यह अंतिम है, यानी कि 6वां है, अंतिम है। इससे पहले 5 और आ चुके हैं। ठीक है, जिसको हम लोगों ने देखा था कि लंबे समय तक न्यूज में थी। हालांकि कुछ बातें इससे जुड़ी हम लोग अभी भी करेंगे। जैसे कि हमें पता लग रहा है कि भाई जो यह विंध्यागिरी है यह नीलगिरी श्रेणी का 6वां युद्धपोत है, यानी कि इसमें जो सबसे पहला युद्धपोत आया था वह कौन सा था? वह था नीलगिरी। बात क्लियर है सभी को? अब आगे हम लोग को यहाँ पर यह भी पता लग रहा है कि यह पहला स्टील्थ जहाज नीलगिरी था। ठीक है, तो सारे के सारे जहाज कैसे? स्टील्थ है, यानी कि जितनी भी हम लोग फिलहाल वर्तमान में उन्नत तकनीकें हम लोग के पास है, कोशिश कर रहे हैं कि सभी तकनीकों को इसमें शामिल करें और बढ़िया से बढ़िया और मजबूत से मजबूत हम बनाए अपने युद्धपोतों को। बात क्लियर है? तो कह रहे हैं कि यह जो युद्धपोत है कौन सा? विंध्यागिरी, उसके बारे में बता रहे हैं कि यह जो युद्धपोत है यह युद्धपोत बेहतर स्टील्थ विशेषताओं से संपन्न है, साथ साथ इसमें उन्नत हथियारों को शामिल किया गया है और हाथ में पता यह भी लग रहा है कि इसमें सेंसर लगे हुए हैं, सारे उन्नत हैं और प्लेटफॉर्म प्रबंधन प्रणाली को इसमें शामिल किया गया, यानी कि जो भी जरूरी चीजें होनी चाहिए युद्धपोत के लिए सब इसमें रखी हैं और इसको इस प्रकार से डिजाइन किया गया कि जब भी अगर हम लोग के सामने कोई आपातकालीन स्थिति आ जाए और उस आपातकालीन स्थिति में चाहे हमारे सामने चाइना हो या यूएस हो या कोई और देश ही क्यों ना हो, तो यह जो युद्धपोत तैयार हो रहे हैं यह सभी मानकों पर खरे उतरेंगे। डेफिनेटली यह हम लोग को पूरी उम्मीद है। बात क्लियर है? तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, हम पता लग रही हैं कुछ बातें प्रोजेक्ट 17A के बारे में। तो बता रहे हैं कि ये जो प्रोजेक्ट 17A है इसको वर्ष 2019 में शुरू किया गया था। इसमें बातें रखी गई थी कि अलग अलग युद्धपोत तैयार किए जाएंगे। हालांकि इसमें और भी सेगमेंट है, ए है, बी है। ठीक है, तो उसमें भी अलग अलग जो युद्धपोत है उनको शामिल किया गया। हालांकि वह अभी तैयार किए जा रहे हैं, तो जल्दी हमें पता लगेगा कि उनको भी फिर शुरू किया जाएगा। हालांकि बता रहे हैं कि इसको शुरू किया गया था 17A का जो मतलब है, इसमें ए का मतलब है अल्फा। ठीक है, आगे जब हम बढ़ते हैं तो हमें यहाँ पर यह भी पता लगता है कि जितने भी युद्धपोत बन रहे हैं इन सभी को डिजाइन करने का कार्य किया गया है युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो के द्वारा। यह किसका ब्यूरो है? तो भारतीय नौसेना का ही ब्यूरो है, यानी कि इन्होंने बिल्कुल सभी चीजें अपने आप ही अपने अधिकारियों के माध्यम से सोचा समझा जाना। और जरूरी भी है ना कि हमारी कुछ आवश्यकताएं तो हमें पता होती है कि एक्चुअल में हम क्या चाहते हैं, तो उन सभी बातों को इन्होंने समझा जाना। उसके बाद पूरे ब्यूरो की टीम लगी और सारे डिजाइन इन लोगों ने तैयार किए, तो उनको
को ही फिलहाल तैयार किया जा रहा है। कह रहे हैं कि भाई इसका जो उद्देश्य है, इस परियोजना के माध्यम से बता रहे हैं कि स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल युद्धपोत तैयार किए जा रहे हैं और ये पूरी की पूरी एक सीरीज है। जैसा कि हमको यहाँ पता लग रहा है कि यह भी 6वां युद्धपोत है। ठीक है, आगे पता लग रहा है कि इस कार्यक्रम में शामिल पोतों का निर्माण जो हो रहा है यह मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स और गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के द्वारा किया जा रहा है। तो यह दोनों ही महत्वपूर्ण जो संस्थान है, जो आयोग है, वह इससे जुड़े हुए हैं। बात क्लियर है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं तो कुछ खास विशेषताएं हमें पता लग रही हैं हमारे इस युद्धपोत के बारे में। सबसे महत्वपूर्ण बात की रडार में नहीं आएगा, यह बहुत ही जरूरी बात है, क्योंकि देखिए जल क्षेत्र भी चाहे क्यों ना हो लेकिन वह भी बटा हुआ है और हर एक देश ने अपनी जल सीमाओं के ऊपर नियंत्रण स्थापित किया हुआ। अब नियंत्रण स्थापित करने का मतलब ये कि अगर कोई भी बाहरी युद्धपोत प्रवेश कर जाता है तो ऐसी स्थिति में उनके रडार जो होते हैं वो कैप्चर कर लेते हैं और उनकी जो नेवी होती है वह तुरंत वहां पर पहुंच जाती है यदि आपकी परमिशन नहीं ली गई है तो। अब ऐसी स्थिति में बता रहे हैं कि जो हम लोग के नए विमान कट लगाना जरा। अब ऐसी स्थिति में यह बता रहे हैं कि हम लोग के जितने भी नए युद्धपोत तैयार हो रहे हैं तो उन सभी युद्धपोतों को इस प्रकार से तैयार किया जा रहा है कि वह रडार की पकड़ में आए ही नहीं और बहुत आसानी से अपने सभी कार्यक्रम पूरे कर लें। साथ साथ बता रहे हैं कि ये जो नई तकनीक जहाज है इसमें इंफ्रारेड सिग्नल को भी कम कर देती है अभी, यानी कि जो इंफ्रारेड सिग्नल निकलते हैं इन जहाज़ों से उनको भी अब रिड्यूस किया जाएगा, जिससे कि बहुत आसानी से और सरलता से यह सभी क्षेत्रों में घूम फिर के आ सकेंगे। हालांकि ये जो पूरा का पूरा परियोजना है, इस परियोजना की लागत बहुत अधिक है। कह रहे हैं कि अनुमान रखा गया है कि 25,700 करोड़ रुपए की धनराशि इसके ऊपर खर्च होनी है, सभी इनके जितने भी तैयार हो रहे हैं युद्धपोत इनके ऊपर। बात क्लियर है सभी को? तो सभी महत्वपूर्ण है, चाहे हम लोग बात कर रहे हैं प्रोजेक्ट 17 की या हम बात कर रहे हैं विंध्यागिरी की या फिर इसमें जो सबसे पहला युद्धपोत था नीलगिरी। ठीक है, तो ये सभी बातें आप लोग को याद रखनी है और जरूर रखिएगा। लेकिन आप याद किस प्रकार से रख सकते हैं, पहले एक मुझे आप प्रश्न का जवाब दे देंगे तो कुछ बातें आपको वैसे ही याद रह जाएंगी। तो इस प्रश्न का जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में देना है, बिल्कुल अभी कर देना है। बात क्लियर है? तो हम लोग बढ़ते हैं अब हमारी दूसरी न्यूज की तरफ जो हमें बता रही है आदित्य L1 के बारे में। भाई आदित्य L1 क्या है? तो देखो हम लोग का क्या है कि हम लोग की जो स्पेस एजेंसीज हैं, चाहे भारत की हो चाहे विश्व की अन्य किसी देश की हो, सभी प्रयास कर रहे हैं लंबे समय से कि अलग अलग ग्रहों पे जाएंगे। कोशिश भी है, जैसे कि हम लोगों ने थोड़े दिन पहले चंद्रयान 3 लॉन्च किया था, तो चाहते हैं हम लोग कि भाई चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे पहुंच जाए। उसी प्रकार का यह मिशन है। हालांकि यह किसी और ग्रह पर नहीं बल्कि सौर मंडल का जो मुख्य ग्रह है, जो प्रधान है, जो ऊर्जा का स्रोत है, सूर्य के पास जाएगा। सूर्य पर नहीं भेजेंगे भाई, वरना हम सभी जानते हैं कि उसका ताप, उसकी गर्मी, उसकी आग इतनी आती है ना कि वो कुछ भी खत्म कर सकता है। तो उसके ऊपर नहीं भेजेंगे, लेकिन उसके इतना पास भेज देंगे कि हमारे इस रॉकेट को, जो इसके अंदर जो पेलोड्स हैं, उनको किसी को परेशानी ना हो और वो उससे अपने एक ऑर्बिट में रहते हुए हमें नई नई जानकारी प्रदान करें। बात क्लियर है? तो फिलहाल न्यूज इसलिए आई है क्योंकि भाई अभी इसको जो यह तैयार किया गया था, अभी इसको इसरो को सौंप दिया गया। अब इसरो इसको देख जान समझ रहा है और कह रहे हैं कि अब जल्दी लॉन्च भी कर देंगे और फिर केवल चंद्रमा ही नहीं, हमारे पास सूर्य की जानकारी भी आनी शुरू हो जाएंगी। तो इससे संबंधित बातों को समझ लेते हैं क्या क्या देखने को मिल रहा है। तो कह रहे हैं कि भाई इस प्रोजेक्ट की घोषणा वर्ष 2008 में की गई थी। हालांकि उस समय इसका जो नाम था यह आदित्य 1 नाम था, लेकिन अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, आदित्य L1 पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि भाई ये L क्यों जोड़ा गया बाद में। तो पता लगता है कि ये जो पूरा का पूरा रॉकेट है, ये रॉकेट हमारे पेलोड्स को लेकर के जाएगा और एक पॉइंट है वहां पर, उस पॉइंट पे उनको रिलीज करेगा। कौन सा पॉइंट है तो बताते हैं। उस पॉइंट का नाम है लंगरेज बिंदु 1, यानी कि इसको बोलते हैं कि L1 पॉइंट है ये। वहां पे बता रहे हैं कि 3 पॉइंट है, L1, L2, L3 पॉइंट है। तो कह रहे हैं कि L1 पॉइंट पे जाकर के ये इसको छोड़ेगा। उसके बाद ये प्रॉपर अपनी एक ऑर्बिट तैयार कर रखे वहां पे रहेगा और वहीं पे ही उसी जगह पर यह घूमता रहेगा। और वहां घूम क्यों रहा है तो बता रहे हैं कि वहां घूमने का मतलब यह है कि ये सूर्य का अध्ययन करेगा। सूर्य का जो पूरा का प्रकाश है, उसकी जो स्थिति है, किस प्रकार से वह मूवमेंट करता है, क्या क्या गतिविधियां होती है, यह सभी जानकारी हमें वहां से ला करके देगा। तो महत्वपूर्ण बात इसलिए भी है क्योंकि ये भारत का पहला सोलर मिशन है। इससे पहले भारत ने कभी भी सूर्य की तरफ जाने का प्रयास नहीं किया था। बात क्लियर है? तो उसको लॉन्च करने का कार्य जो किया जाएगा यह PSLV C56 रॉकेट के द्वारा किया जाने वाला। बात क्लियर है सभी लोग को? ठीक। हालांकि बता रहे हैं कि अभी शुरुआत में इसको पृथ्वी की निचली कक्षा में ही स्थापित किया जाएगा। अभी शुरुआत में लॉन्च करेंगे, फिर कुछ दिन बिताएगा यह पृथ्वी की निचली कक्षा में और उसके बाद बढ़ेगा यह लॉन्गरेस्ट बिंदु 1 की तरफ। कितने समय में तो बता रहे हैं कि भाई इसको पृथ्वी से निकलकर इस पॉइंट तक पहुंचने में, जो L1 पॉइंट है, इस पॉइंट तक पहुंचने में लगभग 4 महीने का समय लगने वाला है, जो कि अपने आप में एक लंबी अवधि है। यदि हम लोग उसको अगस्त में लॉन्च करते तो आप समझ जाए कि हो सकता है
है नवंबर लास्ट या फिर दिसंबर तक ही यह पहुंचेगा, और अगर और डिले होता है तो फिर हो सकता है कि और अधिक समय भी इसमें लग जाएगा। तो इसको जहां पे पॉइंट आउट करने वाले हैं, जहां पे इसको स्टैब्लिश करने वाले हैं, कह रहे हैं कि वह जो जगह है वह पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है, यानी कि बहुत अधिक दूरी है, इसीलिए समय भी बहुत अधिक लग रहा है, जो हम लोग को 4 महीने के रूप में पता लग रहा है। बता रहे हैं कि जिस समय यह रॉकेट लॉन्च किया जाएगा, सारे पेलोड्स भेजे जाएंगे, तो इस मिशन के दौरान जो पेलोड शामिल किए गए हैं उनकी संख्या 7 रखी गई है। कह रहे हैं कि टोटल पेलोड तो जाएंगे 7, लेकिन सबका काम अलग अलग है। कह रहे हैं कि ये जो 7 पेलोड है इसमें शामिल 4 पेलोड जो है यह सूर्य के कोरोना का अध्ययन करेंगे, लेकिन इसके अलावा जो 3 और पेलोड है यह वहां के कण वगैरह जो होने वाले हैं, उसकी गतिविधियां जो होंगी उनके एनालिसिस करेंगे और उसके आधार पर आगे के काम होंगे। और जैसे ये सब कुछ वहां पे प्रॉपरली स्टैब्लिश हो जाएगा तो वहां से हमें जानकारियां भेजना शुरू कर देगा, और वहां से प्राप्त जानकारियों को हम लोग फिर अध्ययन करेंगे, उस पर रिपोर्ट पब्लिश होंगी और हमको फिर नई नई जानकारियां पता लगेंगी। और हम सभी चाहते हैं ना कि अभी सौरमंडल की बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो जिससे हम लोग अनजान हैं, हम नहीं जानते उन बातों को, तो ऐसे रहस्यों से भी पर्दा उठेगा तो बहुत ही अच्छी बात होगी। ठीक है, हालांकि अभी तक सूर्य से संबंधित जो भी अनुमान है ना हम लोगों ने दूर रहते हुए ही लगाए, हम सबको पता होता है, तो उन्हीं सभी चीजों को अब सोच रहे हैं कि या तो वह पुख्ता हो जाएंगे या फिर कुछ नई थ्योरीज अब डेवलप होने वाली हैं ज्योग्राफी की और हमारी एस्ट्रोनॉमी की, जो हमें पढ़ने समझने को मिल सकती है। ठीक है, बात समझ गए सभी लोग? तो सभी महत्वपूर्ण बातें हैं जो आप लोग को मैं बता रहा हूँ। पूरी पूरी संभावनाएं क्वेश्चन बन सकती है, क्योंकि एक महत्वपूर्ण मिशन है यह भारत का और हमारे लिए नए आयामों को शामिल करेगा अभी आने वाले समय में। तो इसलिए जरूरी है कि आप लोग मुझे इस प्रश्न का जवाब दे दीजिए जल्दी से। ठीक है, आप लोग जवाब देंगे, मुझे अच्छा लगता है, मैं रेगुलर सबके आंसर्स देखता हूँ आप लोग क्या आंसर्स दे रहे हैं। चलिए बढ़ जाते हैं हमारी तीसरी न्यूज की तरफ, जो हम बता रहे हैं हेरॉन MK2 ड्रोन्स के बारे में। तो फिर एक और बार ऐसा हुआ है कि ड्रोन चर्चाओं में है, क्यों? क्योंकि बता रहे हैं कि भाई फिलहाल भारत ने जम्मू कश्मीर में फॉरवर्ड एयर बेस पर 4 इजरायली हेरॉन MK ड्रोन तैनात किए हैं। ठीक है, अब देखिए जो हम लोग की ये न्यूज है जो स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं, यहाँ हमें कुछ खास बातें पता लग रही हैं। पहली बात तो ड्रोन की बात पता लग रही है, दूसरा तो हमें यहाँ पर यह भी पता लग रहा है कि यह जो एक्चुअल में ड्रोन है ना, यह ड्रोन किसका है? यह इजराइल का ड्रोन है। तो हमें यहाँ से पता लग रहा है कि इजराइल और भारत के रक्षा संबंध किस प्रकार से अच्छे चल रहे हैं। हालांकि हम लोग को आगे बातें जो समझनी है उस पर एक बार नजर डाल लेते हैं, जैसे कि बातचीत करते हैं थोड़ी सी हेरॉन MK ड्रोन के बारे में। तो हमें यहाँ पर पता लगता है कि यह एक मध्यम ऊंचाई वाला ड्रोन है। ठीक है, मध्यम ऊंचाई यानी कि थोड़ा सा हम लोगों ने फिक्स किया हुआ है रेडियस। तो अगर हम बात करते हैं कि निम्न ऊंचाई तो बहुत ज्यादा पास हो जाता है, मध्यम ऊंचाई एक अच्छा खासा ऊंचाई होती है जहां से सभी चीजों को ऑब्जर्व किया जाता है और सभी की नजरों से बचती है। क्योंकि ड्रोन्स क्यों तैयार करते हैं हम? खास तौर पर निगरानी के लिए, और दूसरा काम क्या होता है इसका? एग्जैक्टली कहीं भी बम फोड़ देता है जाकर के। ठीक है, तो उसी काम के लिए भाई इसको तैयार किया था, तो निगरानी भी करेगा, बम भी फोड़ेगा। लेकिन अब आप सोचिए ना कि कहाँ करेगा। अब ऐसा तो नहीं कि हम लोग कहीं पे अच्छे काम के लिए भेजेंगे, नहीं, कहीं ना कहीं या तो हम दुश्मन के ऊपर नजर रख रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है और अपनी रणनीतियों को तैयार करेंगे उसके माध्यम से, ये सब काम हम लोग करते हैं ना। ठीक है, तो इसीलिए इसको तैयार किया जा रहा है। तो कह रहे हैं कि पहली बात तो मध्यम ऊंचाई वाला ड्रोन है, साथ साथ यह अधिक समय तक उड़ान भर सकता है, इसकी एंड्योरेंस पावर काफी ज्यादा अच्छी है। अब एंड्योरेंस पावर अच्छी है तो यानी कि हमें पता लगा कि लंबे समय तक यह रह सकता है स्काई में और वहां से चीजों को ही हमें भेजेगा। कह रहे हैं कि इसका डेवलपमेंट का जो कार्य है यह कौन कर रहा है? इजराइल की ही एरोस्पेस कंपनी है जिसका नाम है इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज। तो उसके माध्यम से इसको डेवलप किया जाना शुरू किया गया था। हालांकि फिलहाल अब यह दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंच चुका है और कोशिश की जा रही है कि इसको अब धीरे धीरे अपग्रेड भी किया जाए। हालांकि बता रहे हैं कि इसका जो इंजन है वह भी अपने आप में खास है, और इसका जो इंजन है वह 916 IS, यानी कि पूरा नाम है इसका रोटेक्स 916 IS इंजन है। बताते हैं बहुत ही खास है अपने आप में, जो इसको क्षमता प्रदान कर रहा है लंबे समय तक आसमान में बने रहने की। कितने समय तक? बताते हैं कि इसकी क्षमता है मैक्सिमम 45 आवर्स तक ये बना रह सकता है हवा में, जो कि बहुत ज्यादा बड़ी बात है। 45 आवर्स का मतलब हम समझ लो, सीधे से समझ में आ रहा है कि लगभग 2 दिन तक रह सकता है ना। जो 2 दिन 48 घंटे होते तो 3 घंटे कम है, तो बहुत ज्यादा लंबी क्षमता है। जनरली हम देखते हैं कि बहुत सारे ड्रोन्स ऐसे हैं जो जनरली 1 घंटा 2 घंटा 2.5 घंटा तक ही रह पाते हैं, फिर उनको वापस लेना पड़ता है। और लंबे समय तक आसमान में रहने का मतलब है कि लंबी कवरेज हम लोग को मिल पाएगी। ठीक है, इसकी ऊंचाई के बारे में बता रहे हैं कि यह आसमान में मैक्सिमम 35,000 फीट तक जा सकता है, तो काफी ज्यादा है ये भी। और 35,000 फीट तक जाने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इसको उड़ान भरनी है और एंजॉय करना है, नहीं, ये वहां जाएगा और वहां से सर्विलेंस प्रदान करेगा। यह महत्वपूर्ण है हम लोग के लिए। ठीक है, तो इसके माध्यम से कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान या चाइना अलग अलग नहीं, बल्कि दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, और दोनों से ही हम लोग को ये काफी अच्छी जानकारी
प्रदान कर सकता है वहां जाकर के। बात क्लियर है? ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। तो कुछ और बातें भी यहाँ पर जैसे कि बता रहे हैं कि निगरानी करेगा, साथ साथ आक्रामक भी है, यानी कि बिल्कुल वही बात जो आपको बता चुका हूँ कि सर्विलेंस प्रदान कर रहा है, लेकिन वहां से ये बम भी फोड़ेगा और बताएगा कि देखिए कुछ था ऊपर जो आप पता नहीं लगा पाए हैं। और अगर मैं आपको करंट सिचुएशन बताऊं ना, भी आजकल बहुत ज्यादा ड्रोन्स का प्रयोग बढ़ गया है। कहाँ बढ़ गया है? तो हम सभी जानते हैं कि भाई फिलहाल रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, लंबा समय बीत गया। और मैं आपको बताऊं ना कि अभी तक यह देखा गया है कि आमने सामने से प्रॉपर युद्ध तो नहीं हुआ, लेकिन इन दोनों लोगों ने, इन दोनों ही देशों ने बहुत ज्यादा प्रयोग किया है ड्रोन्स का, और अलग अलग ड्रोन्स को देखा गया है सोना। हमें पता लगता है कि रशिया कैपेबल है और पहले से ही बहुत ज्यादा स्ट्रांग है उसकी जो भी डिफेंस सेक्टर है, लेकिन उसके बावजूद पता लग रहा है कि पश्चिमी देश बहुत ज्यादा समर्थन दे रहे हैं यूक्रेन को, जिस वजह से यूक्रेन अलग अलग ड्रोन्स का प्रयोग कर पा रहा है। और यूक्रेन ने भी बहुत ज्यादा हमले किए हैं रूस के ऊपर इस पूरे दौरान। ठीक है, तो कह रहे हैं कि ये जो ड्रोन है, ये है ड्रोन मिसाइलों और लेजर गाइडेड बमों से लैस है। लेजर गाइडेड किस प्रकार से होते हैं कि आप उसको एक बार गाइड कर देंगे ना, तो फिर वो उसी जगह पे जाएगा, बदलेगी नहीं जगह उसकी। ठीक है, तो साथ साथ बता रहे हैं कि यह ड्रोन अत्याधुनिक उन्नत सेंसरों से लैस है। कैसे कैसे? कह रहे हैं कि सिंथेटिक अपर्चर रडार है। अब इसका बहुत खास महत्व होता है। कैसे? तो बताते हैं कि ये जो सिंथेटिक अपर्चर रडार है, यह दिन और रात में कवरेज देगा, साथ साथ मौसम बदल जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, चाहे कुछ भी हो रहा है, बर्फ पड़ जाए, उसके बावजूद आपको कवरेज देना नहीं रोकेगा ये, तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। साथ साथ कह रहे हैं कि इलेक्ट्रो ऑप्टिकल्स या इंफ्रारेड कैमरे इसमें लगे हुए हैं जो बहुत अच्छे से लक्ष्य की पहचान करते हैं और उसको ट्रैक करने में भी बहुत ज्यादा सक्षम है। साथ साथ लेजर डिजाइनर्स जो सटीक हमले कर सकते हैं, यानी कि कह दिया कि इस पे मारना है तो फिर वो वहीं मारेगा, जगह नहीं बदलने वाला अपनी। तो इस प्रकार की जो नई नई तकनीकें आ रही हैं ना, तो उससे इसको लैस किया गया है, तैयार किया गया, और भारत के लिए बहुत ज्यादा महत्व रखता है। हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार की परेशानियां हमें कई बार हुई है दूसरे देशों से। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारी आगे और देखते हैं कि हम लोग के लिए क्वेश्चन है यहाँ पर, और क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि भाई आप लोग को इसका जल्दी से आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो जल्दी से मुझे आंसर दे दीजिए। तो इसी प्रकार बढ़ जाते हैं आगे और देखते हैं हमारी अगली न्यूज पर, जो मैं बता रही है बहुपक्षीय विकास बैंक के बारे में। तो न्यूज चर्चा में क्यों? क्योंकि हम लोग का जो फाइनेंस मिनिस्टर है, हाँ बिल्कुल सही बात, वित्त मंत्री है जो हमारी निर्मला सीतारमण, उन्होंने हाल ही में एक स्टेटमेंट रिलीज किया। उस स्टेटमेंट उन्होंने कहा कि भाई पूरी की पूरी जितने भी समय तक G20 प्रेसिडेंसी चलेगी भारत की, इस दौरान हम पूरी कोशिश करेंगे और हम लोग का प्रयास यह रहेगा कि हम बहुपक्षीय विकास बैंकों के मजबूत करने का कार्य करें। बात क्लियर है? तो यह जो न्यूज हमारे यहाँ सामने आ गई है, जिस वजह से जरूरी हो गया कि एक बार हम लोग पढ़ लें दरअसल बहुपक्षीय विकास बैंक होता क्या है। ठीक है, तो होता क्या है जरा, तो हमें पता लग रहा है कि यह ऐसा बैंक होता है जो गरीब देशों की मदद करता है। कैसे? गरीब देशों को यह वित्त पोषित करेगा। क्या करेगा? लोन देता है, काफी हल्के अमाउंट पे, इंटरेस्ट पे यह लोन देने का कार्य करता है, जिस वजह से क्या होता है कि गरीब देश जिनके लिए जरूरी है कि वे जनता का विकास करे, कल्याणकारी कार्य करे, उनको सहायता मिलती है और उनको मिलने वाली सहायता की वजह से वह अपने बाकी कार्य कर पाते हैं। बात क्लियर? तो इसीलिए कह रहे हैं कि ये काफी अच्छा काम करते हैं। साथ साथ महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो लोन प्रोवाइड करते हैं, जो भी वित्त पोषण करते हैं, यह उस क्षेत्र में करते हैं जहां पर जो महत्वपूर्ण आधारभूत ढांचा है उसका विकास होगा, चाहे सड़क बनाने हो, तालाब बनाने हो, नदियों का विकास करना हो, इस प्रकार के कार्यों में ये मदद करता है। तो कैसा संस्थान होते हैं ये? अंतर्राष्ट्रीय संस्थान होते हैं और क्षेत्रीय संस्थान भी इसमें देखे जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से बताऊंगा मैं आप लोग को भी बताया जाता है। इसमें 2 या 2 से अधिक देश जनरली शामिल होते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ विकसित देशों तक सीमित है, विकासशील देशों तक, दोनों ही प्रकार के जो देश हैं वह इसके सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, तो मुख्य कार्य सामाजिक आर्थिक विकास करने के लिए ही यह लोन प्रदान करता है। ठीक है, अगर मैं आप लोग को बताऊं इस बैंकों में किस प्रकार के बैंक शामिल होते हैं, तो देखिए यहाँ पर 2 इंटरनेशनल और 2 रीजनल बैंक हैं। जैसे कि बता रहे हैं IMF ग्लोबली काम करता है सभी देशों के लिए, वर्ल्ड बैंक भी इस प्रकार से काम करता है, लेकिन एशियाई विकास बैंक तो मुख्य रूप से एशिया वाले क्षेत्रों से संबंधित होता है, और इस प्रकार ही एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है। तो इनके अपने क्षेत्र हैं क्षेत्रीय बैंकों के, तो उसी क्षेत्र में काम करते हैं, लेकिन IMF और वर्ल्ड बैंक पूरे दुनिया में काम करते हैं। ठीक है, आगे जब हम बढ़ते तो हमें यहाँ पर पता लग रहा है कि फिलहाल वर्तमान में जो बैंक है, बहुपक्षीय बैंक है, बहुपक्षीय विकास बैंक कुछ चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। तो किस प्रकार की चुनौती इनके सामने है, तो पता लग रहा है कि विविध सदस्य हित। देखो जनरली ऐसा होता है कि सदस्य तो आपके बन गए देश अलग अलग, आपने देशों को अलाउ कर दिया, लेकिन जरूरी है क्या कि एक देश का हित दूसरे देश के हित से समान हो?
हो सकता है? नहीं होता। जर्नी सबकी तो अलग-अलग होती है, जैसे हम लोग की नहीं बनती। भाई हमारा पड़ोसी है पाकिस्तान, बनी है आज तक? नहीं बनी। हम लोग के विवाद चलते हैं बांग्लादेश के साथ में भी, ठीक है? नेपाल से विवाद कर लेते हैं, श्रीलंका से भी चलते हैं, तो पड़ोसियों में ही नहीं बन रही है, जबकि हम लोग आस-पास के हैं। तो हम लोग के जब यहीं पर ही देखने को मिल रही है कि स्थिति सही नहीं है, तो सबके हित समान होंगे, हम कैसे ही मान लें? तो इस प्रकार बता रहे हैं कि जब हित अलग-अलग हो जाते हैं, तो कहीं न कहीं संगठन टूटना शुरू हो जाता है। कह रहे हैं कि संसाधनों की कमी, अब ये भी समस्या है। अब लोन अगर मिल रहा है, सबको चाहिए, सब चाहते हैं कि मैं विकास करूं और सब चाहते हैं कि मैं ज्यादा विकास करूं। अब ऐसी स्थिति में मामला गड़बड़ा जाता है, जिसकी वजह से संगठन चुनौतियों का सामना करता है और विकास कार्य नहीं हो पाते। बाहरी प्रभाव भी बहुत ज्यादा पड़ते हैं और हमें पता लगता है कि चाहे बात करें हम लोग यूनाइटेड स्टेट्स की, रशिया की या किसी और की, कहीं ना कहीं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस को और कंट्रीज की पॉलिसीज को बहुत अधिक प्रभावित करते हुए हमने देखे हैं। साथ साथ सदस्य देशों के राष्ट्रीय हित। अब ऐसा भी कई बार होता है कि भाई आप दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, बट वो आपके राष्ट्रीय हित में नहीं आता। जैसे कि हम पाकिस्तान को नहीं करना चाहते सपोर्ट, क्यों करें? ये क्या होता है, धीरे धीरे स्ट्रांग होता है, स्ट्रांग होने से फिर हमारे ऊपर ही हमला कर देता है, फिर हमारे ही जवान मरते हैं और हमारी ही इकोनॉमी को परेशानी होती है, हमारा ही पैसा खर्च होता है। तो क्यों सपोर्ट करना है ऐसे किसी देश को, क्या ही जरूरत है? तो इसलिए यह लाभ का विषय नहीं होता। और प्रक्रियात्मक बाधाएं भी हैं। अब हर एक काम के लिए कुछ प्रोसेस फॉलो करने पड़ते हैं, तो प्रोसेस अगर आके आ जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें रुक जाती है और विकास के कार्य हो नहीं पाते हैं। बात क्लियर है? तो इसी क्रम में अब आप लोग की भी जिम्मेदारी बनती है कि आप बिना किसी चुनौतियों के मुझे इस प्रश्न का जवाब दे दीजिए। ठीक है, तो कमेंट कर दिया आप लोगों ने, ओके वेरी गुड। अब इस प्रकार बढ़ते हैं हम लोग आगे और देखते हैं हमारी अगली जो हमें बता रही है पीएम ऊषा योजना के बारे में। एक महत्वपूर्ण योजना है भारत सरकार की। कब आई? तो कह रहे हैं कि यह योजना तब आई जब भारत सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने का विचार किया था। तो उसी के साथ साथ ही यह है जो पीएम ऊषा योजना ये आई थी। चर्चाओं में क्यों है? तो क्योंकि एक न्यूज आर्टिकल आया द हिंदू में, उसमें बोला गया कि अभी भी भारत में 14 राज्य और साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पर अभी तक इसको स्वीकार नहीं किया है और पीएम ऊषा योजना को लागू नहीं किया गया। तो फिलहाल सरकार उस तरफ आगे बढ़ रही है। हालांकि सरकार ने कहा है कि ठीक है, उन सभी के जो भी और मांग है, सिफारिशें हैं, हम उस तरफ विचार भी करेंगे। अब क्यों है ये महत्वपूर्ण योजना और क्यों हम पढ़ रहे हैं? हम लोग को पता है कि एग्जाम में जनरली पूछी जाती हैं अलग अलग योजना, इसलिए जरूरी है कि हम लोग पढ़ते समझते हुए आगे बढ़े। तो पता क्या लग रहा है हम लोग को कि जो विवाद है फिलहाल अभी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच, जिस वजह से राज्य सरकार एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, तो कह रहे हैं कि विवाद का जो मुख्य विषय है उसमें हमको यहाँ पता लग रहा है कि भाई आने वाले समय में अब राज्यों को लगभग 13,000 करोड़ रुपए के फंड्स प्रोवाइड करने हैं। क्यों प्रोवाइड करने हैं? तो कह रहे हैं कि उच्च शिक्षा के लिए प्रोवाइड करने हैं। ठीक है, और ये जो फंड्स है ये आने वाले 3 वर्षों के लिए दिए जाएंगे, यानी कि 3 वर्षों में अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स में दिए जाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल चाहे हम लोग की सेंट्रल गवर्नमेंट है वो चाहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट इसको अपना ले, लेकिन क्या होगा कि सरकार ने सोचा हुआ है कि जो भी भाई इसमें शामिल होगा तो हर एक स्टेट को अपने शिक्षा के पैटर्न में, अपने जो भी उनके टीचर्स हैं उनको ट्रेन करने का जो पैटर्न है, सभी में बदलाव करना पड़ेगा। जब चीजें बदल जाएंगी तो कुछ कुछ बदलावों को करने के बाद कोशिश यही है कि शिक्षा प्रणाली को, शिक्षा व्यवस्था को सुधार लिया जाए। तो यह पूरा का पूरा मामला वित्त व्यवस्था के आधार पर चल रहा है। और एक बड़ी समस्या इसमें यह है आ रही है कि ये जो पूरी की पूरी पॉलिसी है, पूरा का पूरा प्रोग्राम तैयार किया गया, इसमें शेयर बटे हुए हैं। और शेयर कैसे हैं कि बता रहे हैं कि 60% जो यहाँ पर वहन किया जाएगा वह सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी और 40% स्टेट्स को भी करना रहेगा। अब ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं बहुत सारे स्टेट इसके ऊपर भी आपत्ति उठा रहे हैं कि ये ऐसा पैटर्न क्यों है। एजुकेशन का मामला तो सेंट्रल गवर्नमेंट को करना चाहिए। बहुत सारों की डिमांड ये है कि हम क्यों करें जब सारा मामला सेंट्रल गवर्नमेंट ने संभाला हो। तो वो चाहते हैं कि केंद्र सरकार से वह और अधिक सहायता ले पाए। बात क्लियर है? तो यह एक बड़ा इशू बना हुआ है। काफी सारे बदलाव करना चाहती है केंद्र सरकार फिलहाल पैटर्न को सुधारने के लिए। कैसे कैसे बदलाव है देखिए। पहले हम लोग के पास एक योजना है, योजना का नाम है रूसा। ठीक है, तो रूसना नहीं है, बात समझना। रूसा का मतलब है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई तो उसका नाम बदल दिया, इसका नाम कर दिया पीएम ऊषा। ऊषा मतलब कि प्रधानमंत्री की योजना है और इसका मतलब क्या है, उच्चतर शिक्षा अभियान। ठीक है, तो जो भी उच्चतर शिक्षा का हम लोग का स्तर है वहां पे सुधार के कार्य किए जाएंगे और कोशिश की जाएगी बच्चों को पढ़ने से के लिए अच्छे से अच्छा एनवायरमेंट दिया जाए। तो सरकार चाहती है कि भाई परिवर्तन हो, पर परिवर्तन कैसे? लोगों का जो हम लोग का विद्यार्थियों का जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, वो सिलेबस बदल दिया जाए। साथ साथ कह रहे हैं कि उसके अंदर जो जो कार्यक्रम शामिल किए गए उनको बदला जाए, यानी कि कोशिश की जाए कि अब उसको वर्तमान समय के अनुसार अपग्रेड किया जाए। आजकल साइंस टेक वगैरह का मामला बहुत अधिक बढ़ गया जो हमें जनरली सिलेबस में देखने को नहीं मिलता। तो सरकार चाहती है कि इस चीजों को सुधारा जाए। कह रहे हैं कि बेहतर शिक्षक प्रशिक्षण हो, यानी कि जो हम लोग के टीचर्स है, कुछ तो ऐसे कि भाई 50 साल हो गए, 45 साल हो गए, तो पुराने लोग हैं। कोशिश की जाएगी कि उनको वर्तमान समय के अनुसार, टेक्नोलॉजी के अनुरूप ढाला जाए, नई नई चीजों से अवगत कराया जाए। कह रहे हैं कि भौतिक और डिजिटल बुनियादी ढांचे में सुधार किया जाए और मान्यता और रोजगार क्षमता को बढ़ाया जाए, ताकि अधिक से अधिक टीचर्स रहे, सपोर्टिंग स्टाफ रहे और बच्चों के लिए जो भी जरूरी चीजें हैं उनमें परेशानी ना हो।
बात क्लियर है। आगे बढ़ रहे हैं तो पता लग रहा है कि कुछ लक्ष्य हैं। लक्ष्य ये है, सरकार चाहती है कि सभी तक शिक्षा की समान पहुंच हो और सभी को उच्चतर शिक्षा मिल सके। सरकार चाहती है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण हो, यानी कि इसके लिए जरूरी है कि शिक्षक पहले अच्छे हो, उनको ट्रेनिंग अच्छी मिले हो, तभी तो वो अच्छा पढ़ा पाएंगे। और सीखने की जो प्रक्रिया होती है थोड़ा बदला जाए, पुराने पैटर्न्स को अब थोड़ा सा अपग्रेड किया जाए ताकि बच्चे अच्छा सीख सकें और जल्दी सीख सकें। कह रहे हैं कि गैर मान्यता प्राप्त संस्थानों की मान्यता देने की दिशा में सुधार हो, यानी कि बहुत सारे संस्थान ऐसे हैं जो चाहते हैं कि लोग पढ़ें, बट वो मान्यता प्राप्त नहीं है, सर्टिफाइड नहीं है। सरकार चाहती है कि उनको सर्टिफाइड किया जाए और आईसीटी आधारित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए, क्योंकि तकनीक से जुड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब साथ साथ कई क्षेत्रों में शिक्षण प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार क्षमता को बढ़ाया भी जाए, जो कि जरूरी है फिलहाल। ठीक है, तो सरकार के यह सभी लक्ष्य हैं और किस प्रकार सरकार आगे बढ़ना चाहती है प्रोग्राम को, ये सभी बातें मैंने आपको बता दी है। तो कैसे कैसे बदलाव हुए हैं मुझे लगता है अब आप समझ गए, और अब मुझे लगता है कि आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर भी बहुत अच्छे से दे देंगे। तो कमेंट कर दीजिए जल्दी से। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जितनी भी महत्वपूर्ण बातें थी वह सभी बातें हम लोगों ने कर ली है। फिर मिलेंगे जल्द अगली वीडियो में, फिर दोबारा से कुछ नई नई बातों को सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे और ऐसे ही ज्ञान अर्जन करते रहेंगे। जय हिंद, थैंक यू सो मच।